तो अब तक आपने पिछले एपिसोड में सुना कि कैसे अक्षत की फाइटिंग स्किल और उसके शूट करने के तरीके को देखकर अक्षत इतना अंदाजा तो लगा लेता है कि सामने खड़ी यह लड़की कोई आम लड़की नहीं है। यह जरूर किसी पावरफुल बैकग्राउंड से आती है और इसके फाइटिंग का तरीका बहुत ही कमाल का है। इसे हरा पाना किसी के बस के बात की नहीं है। अब आगे अक्षत बस मन्नत से यह जानना चाहता था आखिर में उसकी हकीकत क्या है। उसे नुकसान पहुंचाने का उसका कोई इरादा नहीं था। वहीं मन्नत अक्षत को देखती है। उसे अक्षत पर थोड़ा गुस्सा आता है। एक तो उसने उसकी जान बचाई, ऊपर से उसकी हिम्मत भी कैसे हुई उसके ऊपर अटैक करने की। लेकिन मन्नत को अच्छे से पता था कि वह उसे किसी तरह से नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। आखिर में वह उसकी भाभी है और अब तक जब भी मन्नत के साथ कुछ होता है तो अक्षत ही उसकी मदद करते आया है। इसलिए उसे भी अच्छे से समझ में आ रहा था कि बस उसे उसकी आइडेंटिटी जाननी है, इसलिए वह ऐसी हरकत कर रहा है। तभी मन्नत मुस्कुराते हुए बोलती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है, तुम्हें बचाने वाले को तुम खुद ही मारना चाहते हो। तभी अक्षत आश्चर्य से उसकी ओर देखते हुए कहता है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तब मन्नत बोलती है कि कुछ नहीं, चलो छोड़ो। लेकिन अक्षत इस बात को लेकर बैठ जाता है और कहता है, नहीं पहले बताओ तुमने ऐसा क्यों कहा। फिर तभी अक्षत ध्यान से याद करता है इस लड़की की फाइटिंग स्किल बिल्कुल उसी तरह थी जिस दिन उन लोगों को किसी ने खतरे से बचाया था और वह मरते मरते बचे थे। तो क्या यह वही हो सकती है? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? वह तो कितनी ज़्यादा खूबसूरत, प्यारी और एकदम परी की तरह थी, पर यह तो थोड़ी सांवली है। लेकिन तभी उसे याद आता है, अरे अरे, मैंने अभी क्या देखा था। थोड़ी देर पहले का सीन उसे याद आने लगता है जब उसने मन्नत की कमर देखी थी। तो इसका मतलब वह आश्चर्य से अपना मुंह फाड़े मन्नत की ओर देखने लगता है। वह समझ जाता है कि इस सांवले चेहरे के पीछे वही खूबसूरत सा चेहरा छिपा हुआ है। उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है। क्या यह वही है? यानी वह वही लड़की है जिसकी तलाश वह इतने दिनों से कर रहा है। जी हाँ, जब से अक्षत ने मन्नत को देखा था वह तो पूरी तरह से उसके पीछे पागल हो गया था और वह भी बहुत ही सीक्रेट तरीके से मन्नत को ढूंढ रहा था। लेकिन मन्नत का अभी तक उसे कोई भी पता नहीं चल पाया था। ऐसे लग रहा था जैसे वह दुनिया में हो ही ना, अचानक से ही गायब हो गई थी। लेकिन अब जब उसे याद आता है कि यह तो इतने दिनों से उन्हीं के साथ है, यानी उसके बाद से वह गायब नहीं हुई थी बल्कि उनकी ही जिंदगी में आ गई थी। लेकिन तभी उसे याद आता है कि मन्नत की शादी उसके भाई के साथ हो चुकी है। यह सोचते ही मानो उसके दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे उसके दिल में तेज दर्द हो रहा है। जिंदगी में पहली बार उसे कोई लड़की पसंद आई थी, लेकिन यह क्या, यह भी उसकी भाभी बन गई। वह मन ही मन भगवान को कोसते हुए बोलता है कि तुझे ऐसा ही क्यों करना था। अरे भाई के शादी करवाने से के बजाय मेरे साथ ही शादी क्यों नहीं हुई। और उसका भाई, वह कितना बड़ा बेवकूफ़ है। उसके हाथों में कोहिनूर का खजाना लगा है और वह पागलों की तरह उसकी कोई कद्र नहीं कर रहा है। देख लेना, जब भाई को पता चलेगा तो वह कितना पछताएंगे। इस समय अक्षत का दिल बहुत ज़्यादा रो रहा था। वह कैसे यह बर्दाश्त कर सकता था कि जिसे वह इतना ज़्यादा चाहता है, जिसे वह जाने ही अनजाने में बेइंतहा मोहब्बत कर बैठा, वह उसकी भाभी निकल गई। हे भगवान, यह सब क्या हो गया।
वहीं अच्छा तभी भी इस बात से परेशान था कि आखिर में इस लड़की की हकीकत क्या है। वह उससे बोलता है, देखो तुम मुझे अपनी हकीकत बता दो, वरना मुझे नहीं पता मैं क्या कर डालूंगा। मन्नत मुस्कुराते हुए बोलती है कि ऐसा क्या कर डालोगे। तो वह धीरे धीरे मन्नत की ओर आगे बढ़ने लगता है। वहीं मन्नत उसके ऐसे नजरिए को देखकर थोड़ा सा घबरा जाती है। यह तुम क्या करने वाले हो? वह तुरंत ही घबरा कर उससे बोलती है। तो वह बोलता है कि तुम मुझे हकीकत बताओगी या मुझे मजबूरी में आकर कोई दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। जब मन्नत देखती है कि वह बिल्कुल भी रुक नहीं रहा है और उसके इरादे कुछ अच्छे नहीं लग रहे हैं, उसे समझ नहीं आ रहा था अगर इसे अटैक करना है तो अटैक करे, यह कैसे साइको की तरह बिहेव कर रहा है। वहीं अक्षत उसे बहुत ही इंटेंस नज़रों से देखते हुए उसकी ओर आगे बढ़ रहा था। इस वक्त अक्षत का मन कर रहा था वह आगे बढ़कर मन्नत को अपने गले से लगा ले, पर वह ऐसा नहीं कर सकता था। उसे अपनी मान मर्यादाएं अच्छे से पता थी। उसका भाई भले ही लड़कियों की इज्जत ना करे, भले ही वह मन्नत के साथ कैसा भी व्यवहार करे, पर वह भूल कर भी ऐसा नहीं कर सकता है। और जब वह यह अच्छे से जान गया है कि वह वही लड़की है जिसे वह बेइंतहा प्यार करता है, तो वह तो भूल कर भी ऐसा नहीं करना चाहेगा। वहीं मन्नत धीरे धीरे कर पीछे हटने लगती है। वहीं अक्षत अभी भी आगे बढ़ रहा था। 5-6 कदम चलने के बाद मन्नत सीधे गाड़ी की बोनट से टकरा जाती है। अब उसके पास पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं था। वह तुरंत ही साइड से निकलकर वहां से भाग जाना चाहती थी, लेकिन तभी अक्षत अपने दोनों हाथ उसके दोनों साइड कर लेता है, जिस वजह से मन्नत बीच में ही फंसकर रह जाती है। वह बहुत ही घबरा जाती है आखिर में इसका क्या इरादा है। वह उसे गुस्से से देखते हुए बोलती है कि तुम्हारा क्या इरादा है, तुम क्या करना चाहते हो। तभी अक्षत अपने होठों पर एक बहुत ही प्यारी सी मुस्कान लिए हुए बोलता है, वही जो तुम समझ रही हो। तुम्हें पता है, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो मेरा दिल जोरों से धड़का था। उसी क्षण उसी वक्त मुझे तुमसे प्यार हो गया था, पर मुझे नहीं पता कि तुम कैसे मेरे भाई की जिंदगी में आ गई हो। तभी मन्नत घबराते हुए बोलती है, तुमने क्या कहा? तुमने मुझे देखा था, पर तुमने मुझे कब देखा था? तब अक्षत अपने होठों पर डेविड मुस्कान लिए हुए कहता है, मुझे सब अच्छे से याद आ गया है। उस दिन तुम ही थी ना जिसने हमारी जान बचाई थी उन गुंडों से। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं उस वक्त तुम्हें देखकर यह नहीं पहचान सकता था कि तुम एक लड़का हो कि लड़की हो। तुम्हें लगा था कि तुम अपना गेटअप चेंज कर लोगी तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि तुम लड़का हो कि लड़की हो, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं तुम्हें देखकर समझ गया था कि तुम एक लड़की हो, लेकिन तभी इत्तेफाक से तुम्हारे चेहरे का वह मास्क उतर गया था और मैंने तुम्हारा चेहरा देख लिया था। वही जैसे ही मन्नत यह सुनती है तो उसकी तो हवाइयां ही उड़ जाती है। इसका मतलब यह उस दिन से ही जानता है कि मैं कैसे दिखती हूँ, यानी इसके सामने अब छुपाने के लिए कुछ नहीं बचा। वही अक्षत उसे इस तरह सोचता हुआ देखकर बोलता है कि हाँ, अब तुम्हारे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं बचा है। मैंने उस दिन तुम्हारा चेहरा देख लिया था। तुम भगवान की एक नायाब करिश्मा हो। तुम एक बिल्कुल उस पेंटिंग की तरह हो जिसे देखने की इजाजत किसी को नहीं होती है।
मैंने देखा है तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो। सच कहता हूँ, जिस पल से मैंने तुम्हें देखा था उस पल से जैसे मैंने सांस लेना ही छोड़ दिया था। मैं उसी क्षण अपना दिल तुम पर हार गया था। वहीं उसकी ऐसी बातों को सुनकर मन्नत का दिल जोरों से धड़कने लगता है। वह उसे गुस्से में बोलती है, यह सब तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें पता है इस वक्त मैं तुम्हारी भाभी हूँ। तभी अक्षत बोलता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम मेरी भाभी हो, सिर्फ नाम की भाभी हो। मुझे अच्छे से पता है भाई तुम्हें देखना भी पसंद नहीं करते हैं। मैं सच कह रहा हूँ, जब तुम्हें मैं उस हालात में देखता था तो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी, पर मैं कभी आज तक यह नहीं समझ पाया कि ऐसा क्यों होता है। जब भी तुम्हारे साथ कुछ होने वाला होता था उससे पहले ही मेरा दिल जोरों से धड़कना शुरू कर देता था और मुझे अंदाज़ा हो जाता था कि ज़रूर कुछ गलत होने वाला है। लेकिन मैं आज तक समझ नहीं पाया कि ऐसा क्यों होता है। लेकिन देखो ना, मेरा दिल मुझे बार बार बताता रहा, पर मैं ही बेवकूफ़ था जो यह समझ नहीं सका। और अब जाकर समझ में आ रहा है कि वह गुस्ताखी क्यों होती थी मेरे दिल से, क्योंकि मेरा दिल तुम्हारे लिए धड़कता है। वहीं उसकी ऐसे पागलपन वाली बातों को सुनकर मन्नत का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। एक पल के लिए तो वह भूल ही गई थी कि वह इस वक्त कहाँ है और उसे यहाँ से तुरंत ही निकलना चाहिए। वहीं अक्षत बहुत ही प्यार भरी नजरों से उसे देख रहा था। फिर वह मन्नत से बोलता है, देखो तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारा यह सीक्रेट किसी से बताने वाला नहीं हूँ। मुझे पता है अगर तुम ऐसा कर रही हो तो इसके पीछे जरूर कोई बड़ी बात है। तुम इस तरह से अपना भेष बदल कर क्यों रह रही हो? और वैसे भी अब मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जान चुका हूँ और तुम्हारी हकीकत भी मुझे पता चल चुकी है। इसलिए बस मुझे इतना ही जानना है कि तुम कौन हो और तुम्हारी असलियत क्या है। जब तक मैं यह जान नहीं लूँगा मेरे दिल को सुकून नहीं मिलेगा। इसलिए तुम यह बिल्कुल मत सोचना कि मैं बिना जाने तुम्हें कहीं भी जाने दूंगा। चाहे यहाँ भले ही आज मेरी जान चली जाए, लेकिन मुझे सब कुछ जानना है। आखिर में तुम कौन हो, कहाँ से आई हो और ऐसे हमारी ज़िंदगी में अचानक से कैसे तुम्हारी एंट्री हो गई। अभी तक मुझे इतना तो अंदाज़ा लग गया है कि तुम्हारा इरादा खराब नहीं है, तुम हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती हो। लेकिन फिर भी मुझे जानना है तुम कौन हो। उसकी बातों को सुनकर मन्नत गुस्से में बोलती है, देखो यह वक्त इन सब बातों का नहीं है और मैं तुम्हें नहीं बताने वाली हूँ कि मैं कौन हूँ। मेरी हकीकत जानना इतना आसान नहीं है। तभी अक्षत बोलता है कि ठीक है, तुम यह बताने वाली नहीं हो तो फिर मैं जो करने जा रहा हूँ तुम उसके लिए मुझे इल्ज़ाम मत देना। इतना कहकर वह धीरे धीरे कर मन्नत के और करीब आने लगता है। इस वक्त उसकी नज़रें मन्नत के होठों पर थी। उसके चमकते रसीले होठ देखकर अक्षत का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसे अपना शरीर गर्म महसूस हो रहा था, पर उसे पता था इस वक्त वह उसकी भाभी है, इसलिए वह उसके साथ कुछ गलत नहीं कर सकता है। लेकिन फिर भी वह उसे डरा तो सकता ही है। वहीं मन्नत जब देखती है कि कैसे वह उसकी ओर बढ़ रहा है, वह समझ जाती है कि उसका इरादा नेक नहीं है। वह तुरंत ही घबराते हुए बोलती है कि ठीक है, पहले हम यहाँ से निकलते हैं, वरना तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि हमारे साथ क्या हो सकता है। इस समय तुम्हारे राइवल
के सारे लोग मारे गए हैं। वह बहुत ही ज़्यादा बौखलाया हुआ है और मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही वह बहुत से लोगों के साथ यहाँ आ टपकेगा। तब हमारे पास बचने का कोई मौका नहीं होगा, क्योंकि अब मेरे पास भी कोई हथियार नहीं है जिससे हम लोग खुद की सुरक्षा कर सके। और हम लोग भी काफ़ी थक चुके हैं और तुम्हें भी चोट आ गई है, इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि यहाँ से जल्दी निकल चलो। उसकी बातों को अच्छत भी समझ रहा था। वह ऐसी बेवकूफ़ी नहीं कर सकता था जिससे मन्नत की जान खतरे में आ जाए। अभी अभी तो वह लड़की उसे मिली है, वह उसे किसी भी कीमत में खो नहीं सकता था। वहीं वह बोलता है कि ठीक है, हम यहाँ से तुरंत ही निकल जाएंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि तुम्हें मुझे सब कुछ सच सच बताना होगा। अगर तुम ऐसा करोगी तभी मैं यहाँ से जाऊँगा, नहीं तो तुम अकेले ही यहाँ से जाओगी। मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। वहीं उसकी जिद देखकर मन्नत को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसे लग रहा था कि अभी के अभी वह उसका सर फोड़ दे। यह कैसे बच्चों वाली जिद है। बार बार वह उसे चलने को बोलती है, लेकिन वह अपनी जगह से टस से मस नहीं होता है। तब थक हार कर मन्नत बोलती है कि ठीक है, चलो यहाँ से पहले बचकर निकलते हैं, उसके बाद मैं तुम्हें अपनी सारी हकीकत बताऊंगी। उसकी बातों को सुनकर अच्छत के चेहरे पर चमक आ जाती है। वैसे भी वह मन्नत की जान को खतरे में नहीं डालने वाला था। वह यहाँ से निकल ही जाता, लेकिन अभी वह थोड़ी नौटंकी कर रहा था। उसे पूरी उम्मीद थी कि मन्नत उसे इस तरह यहाँ छोड़कर नहीं जाएगी। अब तक उसे इतना तो पता ही चल चुका था जिस वजह से वह ऐसी हरकत कर रहा था, और वहीं उसका प्लान कामयाब होता है और मन्नत उसकी बातों को मान जाती है। अब उसके चेहरे पर बहुत ही प्यारी सी मुस्कान थी। वहीं मन्नत उसकी मुस्कुराहट को देखकर जल भुन जा रही थी। उसे इस वक्त इस पागल लड़के पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वह उसे कैसे ब्लैकमेल कर सकता है। उसका मन कर रहा था कि वह अच्छत को बहुत ज़्यादा मारे, लेकिन वह बहुत ही ज़्यादा बेबस थी। वह उसे नहीं मार सकती थी। तभी वह लोग रुद्र की गाड़ी के पास जाते हैं और रुद्र को ढूंढना शुरू कर देते हैं। वहीं रुद्र अपनी गाड़ी में नहीं था। उन्हें अंदाजा लग चुका था कि वह बाहर निकलकर उन लोगों से लड़ाई जरूर किया होगा। वह वैसे भी शांत रहने वालों में से तो नहीं था। फिर वह लोग अपने आसपास देखने लगते हैं, फिर भी रुद्र उन्हें कहीं नहीं दिखाई दे रहा था। अब मन्नत को थोड़ी घबराहट होने लगती है, कहीं वह लोग रुद्र को अपने साथ तो पकड़ नहीं ले गए। वहीं रुद्र, जो उन लोगों से लड़ते वक्त बुरी तरह से उनके चपेट में आ गया था, वह अपने आप को किसी तरह से बचाकर वहां से थोड़ी दूर निकल गया था और वहीं एक पेड़ के ओट में बहुत ही बुरी हालत में बेहोश पड़ा था। वह लोग थोड़ी ही देर में उसे ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच जाते हैं और जैसे ही देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं। वहीं जल्दी से अच्छत और मन्नत भागकर रुद्र के पास जाते हैं और उसे उठाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन रुद्र को बहुत ज़्यादा चोट लगी थी और उसके बाजुओं में 2 गोलियां भी लग गई थी, जिस वजह से उसका बहुत ज़्यादा खून बह गया था और वह बेहोश हो गया था। अच्छत बार बार रुद्र को जगाने की कोशिश कर रहा था। तब मन्नत उसे रोकते हुए कहती है कि इसे इस तरह जगाने से अब कोई मतलब नहीं है, तुम इसकी कंडीशन देख सकते हो, इसलिए इसे लेकर हमें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। इतना बोलकर वह जल्दी से
गाड़ी लेने चली जाती है। थोड़ी ही देर में वह गाड़ी लेकर वहां आती है और फिर मन्नत और अक्षत मिलकर रुद्र को गाड़ी में डालते हैं। उसके बाद वह तुरंत ही वहां से निकलकर हॉस्पिटल की ओर चले जाते हैं, जहां एक और यह सब हो रहा था। वहीं दूसरी ओर अभी तक दादाजी ने राजीव जी और विजय जी को सब कुछ बता दिया था। वहीं कार्तिक और कुछ भी बहुत ज़्यादा परेशान थे। वह लोग बार बार सभी का फ़ोन ट्राई कर रहे थे, पर किसी का फ़ोन रिसीव नहीं हो रहा था, क्योंकि इस वक्त किसी की भी कंडीशन ऐसी नहीं थी कि वह अपने फ़ोन की ओर ध्यान दे सके। वहीं मन्नत और अक्षत का रुद्र का फ़ोन तो गाड़ी में ही गिर गया था और रुद्र के फ़ोन का तो कोई अता पता ही नहीं था कि उसके पास था कि नहीं था, जिस वजह से उन्हें पता ही नहीं चलता। वहीं ऐसे अफरा तफरी के माहौल में उन लोग को भी याद नहीं रहता है कि वह लोग दादाजी को सब कुछ बता दें। अब दादाजी बहुत परेशान हो चुके थे। वह वहाँ बिल्कुल भी नहीं रुक सकते थे। वह तुरंत ही अपने कुछ पर्सनल गार्ड को आदेश देते हैं कि जल्दी से पता लगाए कि वह सब कहाँ हैं। वहीं राजीव जी और विजय जी भी सबको ऑर्डर देते हैं। उनके पास भी उनके कुछ पर्सनल गार्ड थे, वह भी उन्हें उन सबका पता लगाने को बता देते हैं। इस वक्त वह लोग पार्टी वेन्यू में ही बहुत ही परेशान इधर उधर टहल रहे थे। वह दिखावे के लिए तो झूठी मुस्कुराहट मुस्कुरा रहे थे। जब भी उनसे कोई बात करने आता तो वह ठीक से उससे बात भी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनका दिमाग तो इस समय अपने बच्चों पर था, जिस वजह से वहाँ पर सभी लोग बातें बनाना शुरू कर देते हैं कि यह कैसा बिहेव कर रहे हैं। आज यह लोग समझ में नहीं आ रहे हैं। लोग तरह तरह की बातें बना रहे थे। कोई कह रहा था कि इनके अंदर एटीट्यूड बहुत ज़्यादा आ गया है, देखो ना हम लोग बातें कर रहे हैं तो यह कैसे हमसे बोल रहे हैं। ऐसे लग रहा है जैसे इनका हमसे बात करने का मन न हो। वहीं थोड़ी देर में उनके गार्ड का फोन आता है और वह लोग वहां हुए हादसे के बारे में सब कुछ बताते हैं और यह भी बताते हैं कि उन्हें अभी तक उन लोगों के बारे में कुछ भी नहीं पता चला। वहीं जैसे ही वह लोग सुनते हैं कि उनके बच्चों पर हमला हुआ है, दादाजी का दिल जोरों से धड़कने लगता है। जिस बात का डर था वही हुआ, लेकिन उनके बच्चे कहाँ हैं? क्या उन लोगों ने उसे किडनैप कर लिया या फिर वह लोग किसी हादसे के शिकार हो गए? इस समय दादाजी बहुत ज़्यादा डर रहे थे। अगर उनके बच्चों को कुछ हो गया तो वह खुद को माफ़ नहीं कर पाएंगे। वह क्या करें, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी थोड़ी देर बाद दादाजी का फोन रिंग करता है। वहीं दादाजी जैसे ही देखते हैं इसमें उनके गार्ड का नंबर आ रहा है, वह तुरंत ही फोन उठाते हैं। दूसरी तरफ से कुछ कहा जाता है, यह सुनकर दादाजी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वह तुरंत ही राजीव जी और विजय जी को कुछ कहते हैं और वहां से निकल जाते हैं। वहीं राजीव जी भी कार्तिक और कुछ से कहते हैं कि बाकी फैमिली मेंबर को घर ले जाए और वह लोग भी जल्दी जल्दी वहां से निकल जाते हैं। कुश और कार्तिक जल्दी से अपनी मॉम और दादी को वहां से चलने के लिए कहते हैं। उन लोगों को तो कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर में क्या हो गया। वहीं दादी जी बोलती हैं कि अरे बेटा अभी रुको ना, पार्टी खत्म हो जाए तब हम चलते हैं, इतनी जल्दी क्या है। तभी कार्तिक थोड़ा परेशान होते हुए कहता है
दादी जी यहाँ से तुरंत चलिए, कुछ इमरजेंसी है, घर में चलकर बताते हैं। दादी जी जैसे ही उसे सीरियस चेहरे को देखती हैं, दूसरे ही क्षण वह समझ जाती हैं कि जरूर कुछ ऐसा हुआ है जो उन लोगों को नहीं पता है। अब वह कोई भी बहस नहीं करती और तुरंत ही कार्तिक और कुश के साथ घर जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। थोड़ी ही देर में वह लोग मिस्टर अमित से विदा लेकर वहां से चले जाते हैं। वहीं जैसे ही वह लोग घर पहुंचते हैं तो परेशान होते हुए बोलते हैं कि अब तो बता दो कि बात क्या है। तब कार्तिक उन सबको सारी घटना के बारे में बता देता है। यह सुनकर मेनका जी और सोनाली जी तो रोने लगती हैं और बोलती हैं कि बच्चे कैसे हैं, क्या उन्हें बहुत ज़्यादा चोट आई है, हमें भी हॉस्पिटल चलना है। वहीं वह लोग उन्हें जाने से मना करने लगते हैं और बोलते हैं कि दादाजी ने आप लोगों को रहने के लिए कहा है, लेकिन वह लोग मानने को तैयार ही नहीं थी। वह लोग भी वहां जाने की जिद करने लगती हैं। आखिर में थक हार कर कार्तिक उन लोगों को हॉस्पिटल ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं दूसरी ओर यतिन और रणव और अर्णव को भी इस बारे में पता चल जाता है। वह लोग भी जल्दी से भागकर हॉस्पिटल जाते हैं। थोड़ी ही देर में सारा सिंघानिया परिवार वहां मौजूद था। वहीं रुद्र का ऑपरेशन चल रहा था। अक्षत को भी दूसरे वार्ड में ले जाया गया था, क्योंकि उसके भी हाथों में चोट आई हुई थी। मन्नत का भी इलाज हो रहा था, क्योंकि लड़ते वक्त उसे भी काफ़ी चोट आ गई थी। सबको समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से यह सब क्या हो गया। वहीं अहिल्या जी के आंखों में आंसू था। वह घबराते हुए अमरेंद्र जी से बोलती हैं, यह क्या हो गया जी, आखिर में किसकी नज़र लग गई हमारे बच्चों को, यह सब क्या हो गया, अचानक से उनके ऊपर ऐसे कैसे कोई अटैक कर सकता है। तभी अमरेंद्र जी लंबी सांस लेते हुए बोलते हैं कि यह सब अचानक से नहीं हुआ, यह सब प्लान करके बना है। प्लान करके किया गया है, और तुम्हारा पोता, उसे मैंने पहले ही आगाह कर दिया था, लेकिन वह जब किसी की सुने ना, मैंने उसे कल ही बता दिया था, लेकिन वह मेरी बातों को हल्के में लेने लगा है। मुझे इस वक्त उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। उसकी वजह से हमारे 2 बच्चे भी इतने ज़्यादा जख्मी हो गए। वहीं जब अहिल्या जी सुनती हैं कि उनके पति क्या बोल रहे हैं तो उन्हें कुछ समझ नहीं आता। तब वह परेशान होते हुए बोलती हैं, आपके कहने का क्या मतलब है, उसकी वजह से कैसे वह लोग जख्मी हो गए। तो दादाजी तुरंत ही अपनी बात को नकारते हुए बोलते हैं, मेरे कहने का यह मतलब नहीं है। वह बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि अहिल्या जी और घर के बाकी सदस्य को मन्नत के बारे में कुछ भी पता चले। वह तुरंत ही अपना सर ना में हिलाते हुए बोलने लगते हैं कि मेरे कहने का यह मतलब है कि अगर वह सबकी बात मानकर अपने साथ सिक्योरिटी रखता तो उसके साथ आ रहे हमारे उन दोनों बच्चों को भी चोट नहीं आती। तभी राजीव जी बोलते हैं कि नहीं पापा जी, अक्षत उनके साथ नहीं था, वह तो आज दूसरी ब्रांच में गया हुआ था, वह वहीं से आ रहा था, तो वह कैसे वहाँ फंस गया। तब दादाजी बोलते हैं, हो सकता हो वह उस वक्त वहाँ से गुजर रहा हो।
और उसने यह सब देख लिया हो, जिस वजह से वह भी उन्हें बचाने के लिए चला गया हो। वहीं इस वक्त दादाजी को मन्नत की बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी। उनके दिमाग में बस मन्नत का ही ख्याल आ रहा था, कहीं उस बच्ची को ज्यादा चोट न लगी हो, क्योंकि अभी तक दादाजी मन्नत से नहीं मिले थे। उसकी ड्रेसिंग हो रही थी, जिस वजह से उन लोगों को अभी मिलने की इजाजत नहीं थी। थोड़ी ही देर में सब कुछ हो जाता है, लेकिन अभी भी रुद्र का ऑपरेशन ही चल रहा था। एक नर्स आकर बताती है कि अब उनकी ड्रेसिंग हो चुकी है और आप लोग उनसे मिल सकते हैं। जैसे ही दादाजी यह सुनते हैं, वह बिना किसी को कुछ कहे और बिना किसी का इंतजार किए जल्दी से भागकर मन्नत के बाट की ओर जाते हैं। वहीं उन्हें इस तरह से भागता देखकर सब लोग आश्चर्य से अपनी आंखें फाड़े देखते रह जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि दादाजी ऐसे क्यों भाग के गए। वहीं तुरंत ही सोनाली जी बोलती है कि हे भगवान, पापा जी को तो देखिए, अपने बच्चे की परवाह करने के बजाय वह कैसे उस लड़की के लिए भाग कर जा रहे हैं। ऐसे लग रहा है जैसे उस लड़की से ज़्यादा उन्हें किसी की परवाह ही नहीं है। अरे अक्षत को भी तो चोट आई है, वह उनसे मिलने नहीं गए और सबसे पहले उस लड़की के वार्ड में भाग गए। वहीं उसकी बातों को सुनकर अब मेनका जी को भी थोड़ा सा अलग महसूस होने लगता है, लेकिन वह फिर बात को टालते हुए बोलती हैं, कोई बात नहीं, लगता है मन्नत को ज़्यादा चोट आई है, जिस वजह से दादाजी वहाँ गए हैं। वैसे भी हमें अभी ज़्यादा पता नहीं है, हम अभी अभी आए हैं, चलो चलकर हम लोग भी देखते हैं। इतना बोलकर वह लोग भी अब उस बाट की ओर चल देते हैं। वहीं दादाजी जैसे ही रूम में एंटर करते हैं, वो मन्नत को वहाँ पर लेटे हुए देखते हैं। इस समय मन्नत का चेहरा थोड़ा मुरझा गया था, ऐसे लग रहा था जैसे वह बहुत ही ज़्यादा थकी हुई हो। और बात भी सही थी, इतने लोगों से लड़ने के लिए बहुत सारी एनर्जी की ज़रूरत थी। तो जाहिर सी बात है इस वक्त वो बहुत ज़्यादा थकी होगी। अभी अभी उसकी ट्रीटमेंट तो हो गई थी, लेकिन इतनी जल्दी आराम कहाँ मिलने वाला था। वहीं दादाजी जल्दी से मन्नत के पास आते हैं और उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोलते हैं, बच्चा आप ठीक है ना। मन्नत जैसे ही दादाजी को देखती है तो वह बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन इस वक्त उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं आते। न ही वह दादाजी से मुस्कुराकर बात कर रही थी और न ही ऐसा लग रहा था जैसे वह दादाजी के ऊपर गुस्सा हो। वहीं दादाजी को मन्नत के लिए बहुत ही बुरा लग रहा था। आखिर में उसके नालायक बेटे की वजह से वह भी बुरी तरह से फंस गई थी। अब तक वहां पर रुद्र का ड्राइवर भी आ चुका था, जिसने सारी बात बता दी थी। इस वजह से दादाजी को रुद्र के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था और उन्हें पता चल चुका था कि रुद्र अकेले ही वहां फंसा था। वह तो मन्नत की अच्छाई थी जो वह वहां जाकर उसे बचाकर लाई थी, वरना आज रुद्र उनके सामने जिंदा न बचता। उन्हें सच में इस वक्त उस नालायक लड़के के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उनका मन कर रहा था कि वह जाकर अभी उसके गाल पर जोरदार तमाचा मारे। अगर उसकी कंडीशन ऐसी नहीं होती तो सच में वह उसे बिना मारे छोड़ने वाले नहीं थे, लेकिन अब जबकि उसकी कंडीशन सही नहीं है तो वह कुछ नहीं कर सकते थे। वह बहुत ही बेचारगी से मन्नत की ओर देख रहे थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या कहें। आखिर में उनका पोता इतना नालायक जो है, जो किसी की बात को नहीं सुनता है। अगर उसने उनकी बातों को माना होता और अपनी सिक्योरिटी अच्छे से रखी होती तो शायद उसे भी इतनी चोट ना आती और उसके चक्कर में दूसरों को भी चोट ना आती।
वही मन्नत बोलती है कि आप परेशान ना होइए और जाइए, जाकर आराम करिए, अब सब कुछ ठीक है। वह बहुत ही ग्लानि के साथ मन्नत की ओर देखते हुए बोलते हैं कि मुझे पता है सारी गलती उसकी है, लेकिन फिर भी वह अपनी गलती नहीं मानेगा। बेटा, मैं उसकी तरफ से तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। वही मन्नत जो दादाजी अपना हाथ जोड़कर उसके आगे माफ़ी मांग रहे थे, वह तुरंत ही उनका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि दादाजी, यह आप क्या कर रहे हैं? लेकिन इन दोनों ने अभी यह ध्यान नहीं दिया था कि दरवाजे पर वह लोग आकर यह सारा तमाशा देख रहे थे। आखिर में उन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि दादाजी ऐसे क्यों मन्नत के आगे हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहे हैं, और आखिर में उनके बच्चों ने ऐसी क्या गलती कर दी है। उन्हें तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी सोनाली जी फिर से बोलती हैं कि अरे हद है, मतलब वह उस लड़की से क्यों माफ़ी मांग रहे हैं, और उनके बच्चों की क्या गलती है जो उन्हें उनके बच्चों पर इतना गुस्सा आ रहा है। एक तो पहले ही वह इतने ज़्यादा जख्मी हैं और उन्हें चोट लगी है, और इस लड़की को तो देखो, इसे तो कोई चोट ही नहीं लगी है और आराम से लेटी हुई है, और वहीं दादाजी उससे माफ़ी मांग रहे हैं। उन लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। विजय जी भी आश्चर्य से अपने पिता को देख रहे थे, और यही हाल राजू जी का भी था। वह भी उतने ही आश्चर्य से अपने पिता को देख रहे थे। उन लोगों को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर में उनके पिताजी मन्नत के आगे क्यों हाथ जोड़ रहे हैं। तभी मन्नत की नज़र उन सब पर पड़ जाती है। इस वक्त दादाजी की पीठ उस साइड थी, इस वजह से वह नहीं देख पाए थे। वहीं मन्नत जैसे ही उन लोगों को देखती है तो वह तुरंत ही दादाजी के हाथ को नीचे कर देती है और कहती है कि आप जाइए और जाकर बाकी लोगों को देख लीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसकी बातों को सुनकर दादाजी उसकी ओर देखने लगते हैं। तभी मन्नत अपने पीछे देखने का इशारा करती है। दादाजी तुरंत मुड़कर पीछे देखते हैं तो देखते हैं उनका पूरा परिवार ऐसे खड़ा था जैसे उन्हें कोई सदमा लग गया हो। और बात भी तो सही थी, जो दादाजी कभी किसी के सामने नहीं झुकते थे, जिनका रुतबा रुआब इतना ज़्यादा था कि लोग खुद ही उनके सामने झुकते थे, वह आज एक छोटी सी लड़की के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं तो वह कैसे ना हैरान होते। वह सब अपनी आंखें फाड़े बस दरवाजे पर ही खड़े थे। वहीं दादाजी को समझ में आ जाता है कि उन लोगों ने शायद सब कुछ देख सुन लिया है। वह उन्हें बोलते हैं कि अंदर आ जाओ, ऐसे बाहर क्यों खड़े हो? क्या किसी की बातों को छुप कर सुनना गुड मैनर है? उनकी बातों को सुनकर सभी सकपका जाते हैं और अंदर आते हुए बोलते हैं कि नहीं नहीं, हम आपकी बातों को नहीं सुन रहे थे, वो तो हम यहाँ मन्नत को देखने आ रहे थे। आखिर में हमें भी बच्चों की परवाह है, तो बस हम लोगों ने थोड़ी सी बात सुन ली थी, बाकी कोई बात नहीं है। इतना कहकर वह सब लोग मन्नत के पास आ जाते हैं और उसका हालचाल पूछने लगते हैं। वहीं मन्नत को भी पता था कि अब उनके मन में बहुत सारे सवाल चलने लगे होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, वह क्यों टेंशन ले, यह सब काम दादाजी का है। आखिर में रायता तो उन्होंने फैलाया है, तो अब उसे समेटने का काम भी उन्हीं का है। वह निश्चिंत होकर उन लोगों के सवालों के जवाब देने लगती है। वैसे भी वह बोलने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी, इस वजह से वह जो भी पूछते थे बस हाँ ना में वह अपना सर हिला देती थी। और वैसे भी अभी तक इन लोगों को भी उसके
ना बोलने की आदत हो गई थी। उन्हें अच्छे से पता था कि यह लड़की ज़्यादा नहीं बोलती है, जिस वजह से उसके ऐसे करने पर किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है। वहीं दादाजी अब वहाँ बिल्कुल नहीं रुकते हैं। वह अच्छत के बाट की ओर चले जाते हैं। वह जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि अच्छत के हाथों में पट्टियां बंधी हैं। वह जान जाते हैं कि शायद उसे भी गोली लगी है। तो वह पूछते हैं कि अब तुम ठीक हो। वहीं अच्छत जैसे ही दादाजी को देखता है तो तुरंत ही उससे दादाजी से पूछता है कि मन्नत कैसी है, क्या वह ठीक है। यह देखकर दादाजी को बहुत ही हैरानी होती है और वह आश्चर्य से अच्छत की ओर देखने लगते हैं। वहीं अच्छत जो इतनी देर से इंतजार कर रहा था कि कोई आए और उसे मन्नत के बारे में बताए, वह भूल गया था कि यह दादाजी हैं। और जैसे ही दादाजी आते हैं वह मन्नत के बारे में पूछ बैठता है। लेकिन जैसे ही वह दादाजी की बड़ी आंखों को देखता है तो उसे अपनी बेवकूफ़ी पर अफसोस होने लगता है। वह कैसे दादाजी से पूछ सकता है। तभी दादाजी बहुत ही गुस्से में बोलते हैं कि तुम अपनी तहजीब कैसे भूल सकते हो। क्या तुम्हें नहीं पता है कि मन्नत तुम्हारी भाभी है, तुम उसे नाम से कैसे पुकार सकते हो। वहीं अच्छत को रियलाइज होता है कि उसने कितनी बड़ी गड़बड़ी कर दी। आखिर में मन्नत अभी उसकी भाभी है। तभी वह दादाजी से माफ़ी मांगते हुए बोलता है, वो दादाजी माफ़ कर दीजिए, मुझे ध्यान नहीं रहा। मैं इस वक्त बहुत ज़्यादा घबरा गया था। मुझे भाभी की बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी क्योंकि उन्हें भी बहुत ज़्यादा चोट लगी थी। वहीं जब दादाजी अच्छत के मुंह से भाभी सुनते हैं तो थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं और उन्हें अच्छा लगता है कि चलो कम से कम कोई तो उस बच्ची की परवाह कर रहा है। दादाजी को दूर दूर तक अंदाज़ा नहीं था कि अच्छत को मन्नत की असलियत के बारे में पता चल चुका है। वहीं वह फिर से दादाजी से पूछता है क्या वह ठीक है। तब दादाजी बोलते हैं कि हाँ वह ठीक है, उसके चोटों की ड्रेसिंग हो चुकी है। तब जाकर अच्छत के जान में जान आता है। दादाजी अच्छत से पूछने लगते हैं कि मन्नत तुम्हें कहाँ मिली। तभी अच्छत को सभी बातें याद आने लगती है और तुरंत ही दादाजी को सारी बात बता देता है। वैसे भी उसे अपने भाई पर इस समय बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और उसे यह बिल्कुल भी नहीं पता था कि उसके भाई को यह सब पहले से ही पता है, फिर भी वह इतना लापरवाह हो सकता है। तभी वह दादाजी से थोड़ा आश्चर्य करते हुए बोलता है कि आखिर में दादाजी यह लोग कौन थे और यह कैसे ऐसे अचानक से अटैक कर सकते हैं। मुझे कोई क्लू नहीं मिला है, फिर भी मैंने उनके 2-3 आदमियों को पकड़ रखा है। जल्दी ही मैं इनके बारे में पता लगा लूँगा। तब दादाजी कहते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे पता है यह लोग कौन हैं। तो अच्छत आश्चर्य से दादाजी की ओर देखने लगता है। वह बोलता है कि क्या आपको पहले से ही सब कुछ पता था। तो वह लंबी सांस लेते हुए बोलते हैं कि मुझे भी नहीं, बल्कि तुम्हारे उस नालायक भाई को भी सब कुछ पहले से ही पता था। हमें एक दिन पहले ही इस बारे में पता चल चुका था और मैंने उसे अलर्ट भी कर दिया था। हमें अच्छे से पता था वह लोग हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वह सिर्फ रुद्र के पीछे पड़े हैं और यह वही है जिसके भाई को और बेटे को तुम्हारे भाई ने मारा था। जैसे ही अच्छत यह बात सुनता है उसे तुरंत ही समझ में आ जाता है कि आप कौन हैं। वह आश्चर्य से दादाजी की ओर देखते हुए बोलता है कि अगर आप लोगों को पहले ही पता था तो आप लोगों ने
बाहर निकलने की गलती कैसे कर दी। तो दादाजी बोलते हैं कि क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि उन लोगों को पता चले कि हमें उनके बारे में पता चल चुका है और उनके प्लान की जानकारी हो गई है। हम बस उन्हें पकड़ना चाहते थे और इसी वजह से मैंने एक दिन पहले ही रुद्र को यह सब बता दिया था, लेकिन उस नालायक ने मेरी बातों को हल्के में ले लिया और देखो उसका नतीजा क्या हुआ। फ्लोर में ही दादाजी बोल देते हैं कि अगर सही समय पर मन्नत न पहुंची होती तो आज पता नहीं क्या हो जाता। वहीं जैसे ही अक्षत दादाजी के मुंह से यह बात सुनता है तो वह तुरंत ही आश्चर्य से दादाजी को देखने लगता है, यानी कि दादाजी को मन्नत के बारे में सब कुछ पता है। वह मन ही मन शुरू से अंत तक की कड़ियों को जोड़ने लगता है। कैसे उस दिन दादाजी ने उस फाइटर से बहुत ही रिक्वेस्ट करके उसका नंबर लिया था और फिर कुछ ही दिन बाद यह लड़की उनके ज़िंदगी में आ गई थी। इसका मतलब दादाजी को पहले से ही पता है कि यह कौन है और कहाँ से आई है। तभी वह आश्चर्य से दादाजी की ओर देखते हुए बोलता है, यानी मन्नत को भी पता था कि उन पर हमला होने वाला है। दादाजी इस समय अपने ख्यालों में डूबे हुए थे, इसलिए वह बोल देते हैं कि हाँ उसी ने तो मुझे बताया था। तभी अक्षत थोड़ी तेज से बोल देता है, क्या उसे पहले से ही सब कुछ पता था। वह यह सब बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य से बोलता है। वहीं उसकी तेज आवाज़ सुनकर दादाजी अपने होश में वापस आते हैं और वह आश्चर्य से अक्षत की ओर देखने लगते हैं। तभी उन्हें ध्यान आता है कि उन्होंने कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर दी है। वह तुरंत ही अक्षत से बोलते हैं, अरे नहीं, बच्चे को कैसे पता होगा, वह तो मुझे पता था, वह तो मैं बस कुछ सोच रहा था इसलिए कुछ और ही बोलता चला गया। तुम इस बातों पर ध्यान न दो, वह तो बस छोटी सी नाजुक सी बच्ची है, उसे इन सब बारों में कैसे पता चल सकता है, और वैसे भी वह दुश्मन हमारे हैं तो भला वह बच्ची क्या जाने। इतना बोलकर दादाजी अपनी नजरें चुराने लगते हैं। वह मन ही मन खुद को कोसते हैं कि सच में लगता है मैं बुढ़ा गया हूँ और सठिया गया हूँ। मैं ऐसे कैसे अक्षत को बता सकता हूँ, अगर उसे मुझ पर शक हो गया तो फिर मैं क्या करूँगा। वह बहुत ही जिद्दी है, वह बिना कुछ जाने मुझे फिर छोड़ेगा नहीं और मैं उसे कोई हकीकत नहीं बता सकता हूँ। हे भगवान, यह मैंने क्या कर दिया। ऐसा सोचकर वह खुद को कोसते हुए अब वहाँ से भागने की कोशिश करने लगते हैं। वह तुरंत ही अपनी जगह से उठकर बोलते हैं कि ठीक है चलो अब मैं चलता हूँ। वही अक्षत तुरंत ही उनका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि अब मुझसे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए सच सच बताइए कि वह लड़की कौन है। वही दादाजी उसे घूर कर देखते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, वह लड़की नहीं तुम्हारी भाभी है। और वह कौन है, वह मेरे दोस्त की बेटी है, क्या तुम्हें पहले से नहीं पता है। वही अक्षत उनकी आंखों में देखते हुए बोलता है कि आप किसे झूठ बोल रहे हैं, मैं सब कुछ उसके बारे में जानता हूँ। वही दादाजी आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगते हैं। वह इस समय उसकी आंखों में झांक रहे थे और यह जानने की कोशिश कर रहे थे कि यह हवा में तीर चला रहा है या सच में उसे सब कुछ पता है। वही अक्षत बोलता है कि इस तरह देखने की ज़रूरत नहीं है, कल मैंने उसे देखा था, वह जिस तरीके से लड़ रही थी इससे साफ जाहिर है कि वह कोई नॉर्मल इंसान तो नहीं हो सकती है। उसकी फाइटिंग स्किल बहुत ही ज़्यादा कमाल की थी, शायद ऐसा तो कोई टापर भी नहीं कर सकता है। वहीं उसकी बातों को सुनकर दादाजी भी आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगते हैं। तो क्या इसने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया। फिर वह बोलता है और जानते हैं उसका निशाना भी बहुत ही सटीक था, वह जिससे भी शूट करती थी बस एक ही बार में उसका काम तमाम हो जाता है। यह कहते वक्त उसके होठों पर
प्यारी सी मुस्कुराहट थी। वहीं दादाजी जब यह सुनते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। आखिर में जिस बात का डर था वही हुआ। उसकी हकीकत इस लड़के को पता चल गई। अब वह इसे क्या जवाब देंगे। और उन्होंने मन्नत से प्रॉमिस किया है कि वह कभी किसी को उसकी हकीकत नहीं बताएंगे। तभी अच्युत ध्यान से उन्हें देखते हुए बोलता है कि दादाजी आप क्या सोचने लगे हैं, जैसे कि मुझे अब उसकी आधी हकीकत तो पता ही चल चुकी है, इसलिए अब बाकी की हकीकत आप जल्दी से मुझे बता दीजिए। और मुझे यह भी पता है कि उस दिन हम पर जब अटैक हुआ था तो इसी लड़की ने हमारी जान बचाई थी, इसलिए अब बताइए आखिर में माजरा क्या है। दादाजी बोलते हैं कि ठीक है मैं मानता हूँ कि तुम्हें सब कुछ पता चल गया है, लेकिन एक बात याद रखो, मैंने मन्नत से प्रॉमिस किया है तो मैं उसका प्रॉमिस नहीं तोड़ सकता हूँ, इसलिए तुम भूल जाओ कि मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा। दादाजी की बात को सुनकर अक्षत को यकीन हो जाता है कि अब दादाजी उसे कुछ नहीं बताने वाले हैं। अब उसके बाद बस एक ही रास्ता था कि वह यह सारी बातें मन्नत से पूछे। अब उसे मन्नत से मिलने की बहुत ही ज़्यादा जल्दीबाजी होने लगती है। उसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा था कि वह कब अपने इस बिस्तर से उठकर जल्दी से मन्नत के पास जाए और उसके बारे में जाने। लेकिन डॉक्टर ने साफ साफ मना किया था कि वह अपनी जगह से नहीं उठ सकता है, वरना वह तो अपनी ड्रेसिंग कराने के बाद तुरंत ही वहां से जाने की बात कर रहा था। वहीं वह दादाजी से कहता है कि ठीक है, आप मुझे कुछ नहीं बताएंगे तो मैं उसी से सब कुछ पूछ लूँगा। वैसे भी मुझे पता है कि मुझे उसकी जुबान कैसे खुलानी है। वहीं दादाजी जैसे ही अक्षत की यह बात सुनते हैं तो वह उस लड़के को घूर कर देखने लगते हैं। वहीं दादाजी की नज़रों को देखकर अक्षत बोलता है कि आप मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं, क्या आपको मुझ पर यकीन नहीं है कि मैं यह कर लूँगा। वहीं दादाजी गुस्से में उसकी ओर देखते हुए बोलते हैं, नालायक कहीं का, अगर तूने कोई ऐसी वैसी हरकत की तो सोच लेना मैं तेरा क्या करूँगा। और तो उससे किसी तरह की जोर जबरदस्ती नहीं करेगा, वरना सोच लेना अगर वह अपने से तुझे कुछ बताने को तैयार होती है तो ठीक है, वरना अगर मैंने सुना कि तुमने कोई भी उलझुल हरकत उसके साथ की है तो मैं तुम्हें पनिशमेंट करने में थोड़ा भी पीछे नहीं हटूंगा। उसकी बातों को सुनकर अक्षत मुस्कुराने लगता है और दादाजी की ओर देखकर बोलता है कि आपको क्या लगता है मैं अपनी प्यारी भाभी के साथ क्या करूंगा। वहीं अक्षत की ऐसी मुस्कुराहट देखकर दादाजी को थोड़ा डर लगने लगता है। वह जानते थे उनका यह पोता बहुत ही पागल है, अगर उसने कहा है तो वह अपनी बातों को पूरा करके ही मानेगा। वह भी गुस्से से अक्षत की ओर देखते हुए बोलते हैं कि पागल लड़के, अगर तुमने सच में उसके साथ कुछ भी किया तो तुम सोच नहीं सकते हो कि मैं तुम्हारा क्या करूंगा। तब अक्षत बोलता है कि दादाजी परेशान ना होइए, वह मेरी प्यारी भाभी हैं और जो उन्होंने हमारी जान भी तो बचाई है, वो भी एक बार नहीं दो बार, तो भला मैं उनके साथ कुछ भी गलत कैसे कर सकता हूँ। वहीं अब जाकर दादाजी के दिल को राहत मिलती है, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि अक्षत क्या करने की बात कह रहा था। वहीं अक्षत बोलता है कि दादाजी बस मेरे एक सवाल का और जवाब दे दीजिए। तो दादाजी उसकी ओर घूर कर देखते हैं और बोलते हैं, मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। तो अक्षत बोलता है कि नहीं, आपको तो मेरे इस सवाल का जवाब ही देना पड़ेगा। आपने
उनकी शादी क्यों रुद्र भाई से करवाई है। उसका मन तो ये हो रहा था कि वह यह कह दे कि आपको उनकी शादी मेरे साथ करवा देनी चाहिए थी। क्या आपके नज़र में मैं कहीं नहीं था, लेकिन वह यह सब नहीं बोलता है क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसके दादाजी उसके लिए कुछ भी गलत सोचें। तब दादाजी बोलते हैं कि रुद्र की जान एक बार और खतरे में आई थी। बहुत पहले की बात है, जब वह ब्रिटेन गया हुआ था किसी बिजनेस के सिलसिले में। उस वक्त इसी लड़की ने उसकी जान बचाई थी। यह सुनकर अक्षत को याद आ जाता है कि वहां पर क्या हुआ था और किसी ने उनकी जान बचाई थी जिसे उसका भाई पागलों की तरह ढूंढ रहा है। अब जाकर अक्षत को सब कुछ समझ आ गया था, यानी उसका भाई जिसे पागलों की तरह ढूंढ रहा है वह कोई और नहीं, यही लड़की है। इस वक्त उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। जहां उसका दिल जोरों से धड़क रहा था यह सुनकर कि उसका भाई मन्नत को बेइंतहा प्यार करता है, जिसे वह पागल आशिक की तरह पिछले कई सालों से ढूंढ रहा था। और अब वही मन्नत उसकी पत्नी बनकर उसके सामने है, जिसे वह हर रोज टार्चर करता है। और जब यह हकीकत उसके भाई के सामने आएगी तो फिर उसके भाई का क्या हाल होगा, यह सब सोचकर उसका तो सर ही फटा जा रहा था। यानी यह सब क्या हो रहा है। वहीं उसे जहां रुद्र के लिए बुरा लग रहा था, वहीं वह इस बात से भी खुश था कि उसे मन्नत की हकीकत के बारे में नहीं पता है। उसने मन बना लिया था कि उसका भाई मन्नत को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, तो वह जल्दी ही इसे डिवोर्स दे देगा। और अगर ऐसा नहीं किया तो वह मजबूर कर देगा कि वह उसे डिवोर्स दे, और इसमें वह उसका पूरा साथ देगा। और जैसे ही वह उसे डिवोर्स दे देगा तो वह मन्नत से अपने दिल की बात कहेगा। वह मन्नत को बहुत ज़्यादा पसंद करता था और वह किसी भी कीमत पर मन्नत को खोना नहीं चाहता था। इस वजह से उसने मन बना लिया था कि जो हकीकत उसे पता है वह कभी अपने भाई को नहीं बताएगा। वह मन ही मन अपने भाई से माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि भाई माफ़ कर देना मुझे, लेकिन आपने आज तक जितना टार्चर उसे किया है ना, तो यह उसी का पनिशमेंट है आपके लिए। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, भले ही यह कोई दूसरी ही लड़की क्यों नहीं थी, भले ही यह किसी भी रूप में थी, लेकिन यह आपकी पत्नी थी। और आप भले ही इसे पत्नी की तरह स्वीकार नहीं कर सकते थे तो क्या हुआ, लेकिन आप इसके साथ इतना बुरा भी नहीं कर सकते थे। आपको कोई हक नहीं था उसे इतना टार्चर करने का और उसे इतना तकलीफ पहुंचाने का। आपने जब मेरी जान को इतना तकलीफ पहुंचाया है तो इसकी सज़ा तो आपको मिलनी ही चाहिए। अब यार मुझे तो यह समझ में नहीं आ रहा है कि मन्नत इन दोनों में से किसको मिलने वाली है और कौन सच्चा प्यार करता है मन्नत से। एक और जहां रुद्र पागलों की तरह उस लड़की से प्यार करता है जिसने पहली बार उसकी जान बचाई थी, उसे वह आज तक पागलों की तरह दीवानों की तरह ढूंढ रहा है। और दूसरी ओर अक्षत भी उसी लड़की से प्यार कर रहा है। हद है यार, मैंने दोनों भाइयों को एक ही लड़की मिली थी, अब इसमें इनकी क्या गलती है। जब मन्नत थी ही इतनी कमाल की तो उसे देखकर किसी का भी दिल धड़कना तो जायज़ बात है। और जब वह इतनी पावरफुल हो तो क्यों ना यह लोग उसके दीवाने हो जाएं।
वैसे भी एक बात आप लोगों को क्लियर कर दूं, यह दोनों भाई उसकी खूबसूरती देखकर उसके पीछे पागल नहीं हुए हैं, वह तो उसकी ताकत देखकर उसके पीछे पागल हैं। उसकी हकीकत तो इन दोनों को भी नहीं पता है, लेकिन उसकी निडरता देखकर यह सब उसके पीछे पागलों की तरह पड़ गए हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है कि मन्नत इन दोनों भाइयों में से किसको मिलनी चाहिए? हम कहानी का रुख किस ओर मोड़ें? इस समय तो मैं खुद ही कंफ्यूजन में हूँ कि क्या मुझे रुद्र को हीरो बनाना चाहिए या फिर अक्षत को। मन्नत किसे मिलनी चाहिए, या फिर इन दोनों भाइयों को ऐसे ही छोड़ देते हैं और किसी तीसरे बंदे की एंट्री करवाते हैं? तो आप लोगों को क्या लगता है? जल्दी जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए, क्योंकि मैं भी बहुत बड़े कंफ्यूजन में हूँ। फिर आप लोग जैसा राय देंगे उस हिसाब से मैं अपनी स्टोरी को आगे बढ़ाऊंगी। और फिलहाल मुझे पता है आप लोग इस स्टोरी को सुनने के बाद बोलेंगे कि एक और स्टोरी दे दें, तो ठीक है, मैं कोशिश करूंगी कि मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड भी जल्दी जल्दी तैयार कर लूं। तो चलिए, बस आज के लिए इतना ही। और हाँ, जाने से पहले प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए सभी को हैप्पी क्रिसमस डे।